नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कैमूर एंड ओमा पिगरी फार्म में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक फार्म के ऊपर है और ये फार्म है नरेश जी का, नरेश चहर जी का। और इनका फार्म कन्नौरी गांव में है और इनको काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है पिग फार्मिंग का। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि आप फार्म में किन किन बातों का ध्यान रखें और फार्म का डिज़ाइन किस तरीके से करें। तो सबसे पहले बात करें तो फार्म के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में उन्हें चूना गिराया हुआ है। चूने से बेनिफिट ये है कि जो भी विजिटर बाहर से आते हैं तो चूना गिराने से अंदर वायरस और बैक्टीरिया नहीं जा पाते। दूसरा, इनके फार्म के बगल में ही रैंप है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बगल में रैंप होने का बेनिफिट ये है कि आप किसी भी एनिमल्स को सेलिंग में और परचेज में अगर आप सेल करते हैं तो आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, या फिर कहीं से लेके आते हैं तो रैंप एकदम बगल में है तो उसको हैंडलिंग करने में दिक्कत नहीं आती। तो अपने फार्म के बगल में ही रैंप बनाएं। इनका फार्म पूरा केजिंग सिस्टम के बेस पे इनका फार्म है, कोई दीवारों का फार्म नहीं है, पूरा केज का फार्म है। और अभी का जो तरीका है यही सुपर तरीका है फार्मिंग का। अगर आप एक रूम बनाते हैं, रूम में काफ़ी बड़े रूम में आप बहुत कम एनिमल रख पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या आती है। पहली समस्या आती है कि फीडिंग के टाइम पे ये एनिमल आपस में लड़ते हैं। लड़ने से अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं लड़ने से। और केजिंग में बेनिफिट ये है कि सबके लिए अपना एक स्पेस है और इसी स्पेस पे फीमेल रह पाती हैं और एनिमल रह पाते हैं, तो ये आपस में लड़ते नहीं हैं। और हमको मालूम भी पड़ता है कि कौन सी फीमेल कितना फीड खा रही है और रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी दिक्कत नहीं आती है। तो इन बातों का ध्यान रखें। और अगर आप फार्म बनाते हैं तो फार्मिंग को केजिंग सिस्टम का एक विशेष ध्यान रखें। दूसरा ये भी कि फार्म बनाते वक्त ज़्यादा बड़ा फार्म ना बनाएं, स्टार्टिंग में बहुत कम पैसा लगाएं और फिर जैसे ही आपका काम चल जाए उसके बाद फिर आप फार्म को बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे केजिंग की बात करें तो जितने भी यहाँ पे केजिंग सिस्टम है तो सब के अंदर सभी एरिया के अंदर फीमेल अलग अलग फीमेल रह रही हैं। और ये 2x10 का भी हो सकता है, 2x12 का भी हो सकता है, अपना अपना तरीका है। कुछ लोग 2x12 का रखते हैं, 2x10 का रखते हैं। तो ये हाइट दो इसकी चौड़ाई है 2 फुट और लंबाई इसकी 10 से 12 फुट। चौड़ाई 2 से ज़्यादा ना करें, ज़्यादा चौड़ाई करने पे फिर फीमेल घूम जाती है और जिस साइड में उसको फीड खाना है उस साइड में यूरिन पास कर देती है और पोटी भी कर देती है, गोबर भी पास कर देती है। तो इसलिए चौड़ाई इसकी 2 फुट रखें, लंबाई आप इसकी थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं ताकि उसको थोड़ा चल भी पाए, फीमेल कंफर्टेबल है उसको। दूसरा, इसके बगल में ही उन्होंने निप्पल लगाया हुआ है और जिसमें आसानी से सभी एनिमल्स पानी पी लेते हैं। और एनिमल जो आपके निप्पल है ये एक एंगल के अकॉर्डिंग हो, इंक्लाइंड एंगल हो, ताकि पीने में उनको दिक्कत ना हो। केजिंग सिस्टम का बहुत बेनिफिट है फार्मिंग के अंदर। अगर आप फार्म बनाते हैं तो ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपका अगर आप 20 फीमेल से काम स्टार्ट करते हैं तो आपके फार्म पे 10 जो केजिंग सिस्टम होना चाहिए। केजिंग सिस्टम का मतलब फ्लोइंग कैरेट से है। यहाँ पे अगर आप फ्लोइंग कैरेट बनाते हैं तो आपके सारे पिगलेट बहुत आसानी से बगल में रहते हैं। बगल में स्पेस है, बीच में जो स्पेस 2 फुट का ये फीमेल के लिए है और उसके बगल में जो स्पेस है वो स्पेस थोड़ा ज़्यादा दे दें, 2-2 फुट का दे दें या फिर 4 फुट का टोटल स्पेस मिल जाएगा। तो बहुत आराम से आपके पिगलेट रह पाएंगे। और 1 फुट भी ठीक है, 1 फुट भी कम नहीं होता। 1 फुट एक साइड, 1 फुट एक साइड, 2 फुट भी ठीक है। दूसरा, अपने फार्म में सफाई का विशेष ध्यान दें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फार्म पूरा नीट एंड क्लीन है, कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं है। अगर फार्म में सफाई रहेगी तो फार्म में आपकी बीमारी बहुत कम रहेगी। कई बार मैंने ये सुना है, कुछ लोग कह देते हैं कि ये एनिमल गंदा एनिमल है, इसको गंदगी अच्छी लगती है, बट ऐसा नहीं है। आप सफाई का ध्यान रखें, सफाई होने से बहुत फ़ायदा है। सबसे मेन फ़ायदा ये है कि आपकी आधी बीमारी सफाई से ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपका फार्म साफ़ सुथरा फार्म है
तो बीमारी का कोई चांस ही नहीं है। तो फार्म में सफाई का विशेष ध्यान दें। और सर्दियों के टाइम में कोशिश करें कि अगर ज़्यादा ठंड है तो तब बढ़िया गर्मी पड़ रही हो, मतलब धूप के टाइम पे आप फार्म को सफाई करें। मॉर्निंग में सफाई ना करें। लगभग 11-12 बजे 2 बजे तब बढ़िया धूप आए तो फार्म को साफ़ कर दें सारे पर्दे ऊपर करके। और फार्म में अगर धूप आ रही है तो ये इसका तो बहुत बड़ा बेनिफिट है सर्दियों के लिए। सर्दियों में धूप लगने से बच्चे हेल्दी होते हैं अगर उनको धूप लगती है तो। अब देखिए इस फार्म के अंदर धूप आ रही है और सारे एनिमल पूरे साफ़ सफाई भी फार्म में है और पूरे एनिमल्स हेल्दी एनिमल हैं। तो आप फार्म का डिज़ाइन इस तरीके से करें कि फार्म में धूप भी आए और फार्म में ठंड भी ना लगे। और जो फार्म में आपका जो नाली सिस्टम है, नाली का भी विशेष ध्यान दें। फार्मिंग में नाली का बहुत अहम रोल है। कई बार मैंने ऐसे फार्म देखे हैं कि फार्म के अंदर नाली में पूरा पानी भरा होता है और उसका जो भी कचरा है वो बाहर नहीं जा पाता। तो नाली में एक अच्छा इंक्लाइन दे नाली को, लगभग नहीं तो जितना हो सके उतना इंक्लाइन दे नाली में, उतनी ढलान दे ताकि नाली का पानी बिल्कुल ना रुके और नाली आसानी से साफ़ रहे। वैसे तो मैं सलाह दूंगा कि अपने फार्म की नाली बाहर से बनाएं, लेकिन तब अगर फार्म बड़ा फार्म बन जाता है और फार्म में 3-4 लेयर हो जाती हैं, जैसे कि इस फार्म में 3-4 लेयर्स हैं, तो नाली बाहर से नहीं बन पाती। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि नाली बाहर से ही बने। बाहर से नाली बनने से बेनिफिट ये होता है कि आप उसमें जो भी दवाई डालते हैं मक्खी मारने के लिए, मच्छर मारने के लिए, तो जो एनिमल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसका। अगर नाली अंदर से रहती है तो एनिमल पे कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट पड़ता ही है। और गर्मियों के टाइम पे मच्छर वगैरह काफ़ी पनपते हैं। तो नाली बाहर से रहे। और अपना फार्म में आप फ्लोइंग कैरेट जरूर लगाएं। अब देखिए किस तरीके से फ्लोइंग कैरेट के अंदर फीमेल और इसके पिगलेट आसानी से रह पा रहे हैं और फीमेल बहुत आसानी से अपने पिगलेट को दूध पिला रही है। और तब ये जैसी फीमेल नीचे बैठेगी तो सारे के सारे बच्चे उसके बगल से निकल जाएंगे और अपने ही एरिया में बच्चे रहेंगे और फीमेल अपने एरिया में रहेगी। तो इसका काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद अगर बात करें तो फार्मिंग के अंदर ये जो केजिंग सिस्टम के साइड में आप लगभग नहीं तो 9 से 10 इंच, लगभग नहीं तो आप 10 इंच नहीं तो पूरा 1 फुट ही लगा लो, 1 फुट का आप स्पेस दे दें ताकि एक कैबिन का पानी दूसरे कैबिन में ना जाए। ये फ्लोइंग कैरेट के लिए है। उससे बेनिफिट क्या है कि आप अगर उसको धोते हैं, फ्लोइंग कैरेट को धोते हैं, सफाई करते वक्त क्या होता है कि पानी पिगलेट के ऊपर भी आता है। तो जो भी मैं केजिंग की बात नहीं कर रहा। केजिंग में तो आप नीचे पूरा, जैसे आप देख पा रहे हैं, नीचे पूरा स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डिलीवरी वाला केजिंग है, फ्लोइंग कैरेट है आपका, तो उसके अंदर तो थोड़ा सा आप ईंटों स्टार्टिंग में जहाँ पे पिगलेट के बगल में जो आपकी दीवार है, जो केज है, उसके बगल में आप थोड़ा सा ईंट का एक ईंट का 9 इंच का या 1 फुट का आप एक बना दें ताकि उस एक फ्लोइंग कैरेट का पानी दूसरे में ना जा पाए। उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। दूसरा, जो अपने फार्म का जो हम पर्स की बात करें, फ्लोइंग की बात करें, जो सारा का सारा जो फ्लोइंग या इस फार्म का है वो लाल पत्थर का है, रेड स्टोन का है। और लाल पत्थर बहुत जगह मिलते हैं। यूपी में तारपुर में मिलता है और राजस्थान में धौलपुर में मिलता है। और इसकी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं कमी होती है। ऐसा लोगों को लगता है कि लाल पत्थर काफ़ी महंगा पड़ेगा तो लोग कंक्रीट वगैरह का फ्लोइंग करवा लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। लाल पत्थर से बेनिफिट भी बहुत है। पहला बेनिफिट तो ये है कि ये स्लिप नहीं करता, एनिमल बहुत आसानी से इसमें रह पाता है और ये पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें एक ये भी बेनिफिट है। दूसरा, ये लाल पत्थर कहीं पे भी टूटता है या फिर एनिमल उसको तोड़ने की कोशिश करता है तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को निकाल के उसमें नया लाल पत्थर लगा देंगे तो। लेकिन अगर आपने फ्लोइंग कर दिया कंक्रीट से, और कंक्रीट को अगर एक बार एनिमल ने तोड़ना शुरू कर दिया तो पूरे कंक्रीट को वो लगभग नहीं तो 2 साल या 1 साल के अंदर पूरा तोड़ देगा। तो और उसकी रिपेयरिंग कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा आती है, इसकी रिपेयरिंग कॉस्टिंग बहुत कम आती है। तो अपने फार्म पे लाल पत्थर लगाएं। और लाल पत्थर के नीचे जो आप
अपना मसाला होता है, कच्चा मसाला, वो आप यूज़ करके उसके ऊपर लाल पत्थर लगा दें। और लाल पत्थर में ढलान का विशेष ध्यान दें, एक बढ़िया ढलान हो, नाले की तरफ आपका ढलान हो, ताकि आपका पानी ना रुक पाए फार्म के अंदर बिल्कुल भी। पानी रुकने से भी काफ़ी समस्या पैदा होती है। सबसे बड़ी समस्या तो गर्मियों में होती है, मच्छर और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं अगर पानी आपका इकट्ठा हो रहा है। तो लगभग नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 इंच या उससे ज़्यादा आप अगर ढलान दें तो दे सकते हैं। ज़्यादा ढलान देने पे पत्थर में दिक्कत आती है, उसकी सेटिंग सही से नहीं जम पाती, तो ज़्यादा ढलान भी पत्थर में नहीं हो पाता। लेकिन जितना हो सके पहले से प्लानिंग करके अपने फार्म पे ढलान दें। तो मैंने कोशिश करी है काफ़ी बातें बताने की इस वीडियो की हेल्प से। और सबसे मेन बात ये भी है कि आपको सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा कि नरेश जी और उनके जो बड़े भाई जी हैं सुनील जी, इन लोगों ने अपनी खुद की गाड़ी बनाई है और ये गाड़ी की हेल्प से अपने एनिमल्स को असम ले जा रहे हैं। तो अगर कोई भी फार्मर भाई अपने एनिमल्स को नहीं बेच पा रहा है या उसको सही दाम नहीं मिल पा रहा है तो इनसे कांटेक्ट करें, ताकि ये आपकी हेल्प करेंगे एनिमल्स को ले जाने में। दूसरा, अपने फार्म पे बात करें, अपने फार्म पे आप बायोगैस का प्लांट भी लगा लें। छोटा सा सेटअप होता है बायोगैस का, और इससे बेनिफिट क्या होता है कि जैसा आप देख पा रहे हैं कि बायोगैस से अपने फार्म पे जो भी आपके फार्म पे वर्कर काम करते हैं तो एटलीस्ट उनके लिए तो खाने पीने का तो हो ही जाएगा। और दूसरा कि जो भी आप फार्म में और एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है सर्दियों के टाइम में, अगर आपको बच्चों को थोड़ा सेकना है, जो बच्चे पैदा होते हैं उसको हीट देना है, तो कहीं ना कहीं आप बायोगैस की हेल्प से अंदर ही गैस जला के थोड़ा सा उसको हीट दे सकते हैं। ये पाइप है, ये पाइप फार्म के अंदर जा रही है, ये बायोगैस प्लांट है इनका, और ये पाइप अंदर जा रही है और इसी पाइप के थ्रू ये अपने गैस चलाते हैं। और सर्दियों में जो अपने बच्चों को हीट देने के लिए ये बायोगैस का पूरा भरपूर फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो आप भी अपने फार्म पे बायोगैस प्लांट लगाएं, इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती, 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद आपकी बायोगैस बनती रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इस वीडियो की हेल्प से आपको बताने की कोशिश करी है और पिग फार्मिंग के बारे में और भी आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।